नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो के जरिए हमारी कोशिश यही होती है कि आप आर्थिक आज़ादी का जो सपना बुन रहे हैं उसको पूरी तरह से हकीकत में बदला जाए, और ये कैसे होगा वो हम आपको इस शो पर बताते हैं विस्तार से। और आज के शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। हाउसवाइफ कैसे कर सकती हैं अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान? अगर आप अपने महीने से कुछ पैसे बचा रही हैं तो उन्हें आपको कहाँ लगाना चाहिए, किस तरह से आप आर्थिक आज़ादी पा सकती हैं, बताएंगे आपको। दिवाली से दिवाली तक हमारी इस खास पेशकश में आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों में आपको मिलेगा मुनाफा अगली दिवाली तक। कोरोना काल के बाद भारतीयों को फिर भाने लगा है सैर सपाटा, बताएंगे विदेश अगर आपको जाना है तो कहां करें जाने की तैयारी। चलिए, और इसी के साथ अगर आपको अपना पोर्टफोलियो हमसे चेक कराना है तो अपने सवाल यहां दिए नंबर पर भेज सकते हैं। चलिए, तो आज की शो की शुरुआत करते हैं, और हमारे शो पर आज हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अमोल जोशी, फाउंडर प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के, और हमारे साथ जुड़ गई हैं एक हाउसवाइफ शालिनी सिन्हा। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। बहुत दर्शकों के सवाल जवाब तो हम अक्सर लेते ही हैं, लेकिन आज शो की शुरुआत होने वाली है एक ख़ास तरह की अप्रोच के साथ, जहाँ पर हम बता रहे हैं लोगों को कि किस तरह से आर्थिक आज़ादी पाने के लिए हाउसवाइफ जो है उन्हें बचत करनी चाहिए, और उनके लिए निवेश की सीढ़ी या निवेश का रास्ता क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। शालिनी जी, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से आप एक हाउसवाइफ हैं, अपने पूरे महीने भर के खर्च के बारे में बताइए। खर्चा कहाँ कहाँ होता है, कितना बचा पाती हैं? एक्चुअली खर्च तो जो हमको पैसे मिलते हैं, जो महीने के खर्च के, वो राशन में या सब्जी में, ये सब के लिए यूज होने के बाद जो उसमें से बचत होती है, तो कुछ आप ऐसे सोच सकती हैं कि 4-5 हज़ार जैसे अगर बचता है तो उसको कैसे निवेश कर सकते हैं। वही मैं जानना चाहूँगी कि क्या जो है वो मिनिमम निवेश चाहिए, और हम उसको कैसे-कैसे कहाँ-कहाँ निवेश कर सकते हैं? अगर हम कुछ 3,000 से 5,000 तक महीने में बचाते हैं, तो उसको हम कहाँ-कहाँ निवेश कर सकते हैं? चलिए, तो यहाँ पर मुझे आप बताएं कि आप निवेश से परिचित हैं, आप जानती हैं कि निवेश स्ट्रैटेजी क्या होती है, आपके परिवार में किस तरह से निवेश को लेकर समझ है? एक्चुअली थोड़ा बहुत निवेश के बारे में तो आइडिया है, लेकिन तो ये ज़्यादातर मेरे बैंक में ही निवेश के बारे में पता है कि एफडी कर सकते हैं या आरडी कर सकते हैं। मुझे जितनी जानकारी है, ज़्यादातर वही जानकारी है मुझे। तो और कहाँ निवेश कर सकते हैं, वो अ, अगर पता चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप मुझे ये बताएं आप कि अब क्योंकि हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि हुँ। किस तरह से आप निवेश को लेकर आगे बढ़ सकती हैं। आपके आर्थिक सपने हैं कुछ? हाँ, एक्चुअली वो तो मेरे ख़्याल से हर पर्सन का रहता है, वो हाउसवाइफ़ हो या वर्किंग, कि कुछ तो अपने लिए जमा करके, कुछ अपने लिए बचा के, कुछ अपने उस पैसे से कुछ करें। क्योंकि जो भी हाउसवाइफ़ एक बचाती हैं जो भी पैसे, वो उनके लिए एक्चुअली उनका एक इनकम जैसे ही रहता है, कि वो उन्होंने उसको जमा किया, उनकी अपनी पूँजी के जैसे उनको एक फ़ील आता है उस पैसे को लेके। तो ऑब्वियसली मैं ये जानना चाहूँगी कि हाँ, उसको कैसे-कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है कि वो उसको हम कहीं उससे मुझे कुछ बड़ा अमाउंट मिल सके। जनरली अभी के समय में स्पेशली फिक्स्ड में या रिकरिंग में उतना कुछ रिटर्न नहीं मिलता है। तो उसमें हम कैसे करें कि थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल सके? अमोल, ये बताएं कि आप अमूमन जिस तरह के आप एक फाइनेंशियल प्लानर है, साफ तौर से कई तरह के क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे। क्या ऐसा भी कभी हुआ है जब कोई हाउसवाइफ आपके पास आई हो?
कविता जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये खासकर हम आज का शो ओपन कर रहे हैं, एक केस स्टडी हम इस हिसाब से इसको ले सकते हैं। और आपने सही मामले में इस विषय का जो शुरुआत की है। हाउसवाइफ्स का फाइनेंशियल प्लानिंग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको ज़्यादातर नेग्लेक्ट किया जाता है क्योंकि कभी-कभार कई लोगों को हाउसवाइफ से लेके बाकी फाइनेंशियल प्लानर्स या एडवाइजर्स को भी लग सकता है कि ये अमाउंट छोटी रकम है। लेकिन शालिनी जी, हमारी जो दर्शक है, श्रोता है, जैसे इन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, कौन से निवेश के साधन है जिसकी वजह से मैं छोटे अमाउंट से एक बड़े अमाउंट तक पहुंच सकती हूं। तो ये काफी कीवर्ड्स हमको इस डिस्कशन में अभी तक मिल चुके हैं इस संवाद से। मैं एक बात जरूर इसके पहले क्लियर करना चाहूंगा शालिनी जी। एक हमको फर्क यहाँ पे समझना पड़ेगा। एक होती है बचत, जिसे आप सेविंग भी कह सकते हैं। वो सेविंग अकाउंट से लेके एफडी आरडी करने तक सीमित हो सकती है, या कोई गवर्नमेंट ओरिएंटेड, सेफ्टी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यहाँ तक कि पीपीएफ भी। एक जिसमें आपको कोई भी एक डाउन साइड, आपका कैपिटल कम हो जाएगा, आपकी रकम कम हो जाएगी, ऐसा आपको कभी उसमें ये रिस्क एलिमेंट नहीं रहता है। तो वो होती है एक बचत। और जो आप हम बार-बार बात करें निवेश, निवेश होता है इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्ट आपको बचत से लेके इन्वेस्टमेंट में आपको ट्रांजिशन करना पड़ेगा शालिनी जी। तो एक सबसे पहला सवाल मन में आता है कि ये बचत और निवेश में एक तो वर्ड डिफरेंट है, चलो अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक्चुअल इसमें क्या फर्क है? इसमें सबसे बड़ा फर्क मैं ये बता सकता हूं कि बचत, जैसा कि हमने बात की, बचत में आपको अपना कैपिटल, आपकी मूल रकम नीचे जाने का ज्यादातर रिस्क नहीं रहता है। बैंक एफडी हो गई, एफडी आरडी हो गई, पीपीएफ हो गया, या जैसे कोई अदर गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स की हमने बात की। लेकिन जो आप निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट, इसको आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं। इसका मोस्ट कॉमन स्वरूप जो होता है इन्वेस्टमेंट का, काफी सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट से लेके गोल्ड से लेके काफी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है। लेकिन अगर एक छोटी रकम के लिए हमको स्टार्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड के एसआईपीज या इक्विटी शेयर्स, जिसमें मार्केट उतार चढ़ाव की वजह से आपकी रकम काफी तेजी से बढ़ भी सकती है, या अगर मार्केट में अगर कोई अच्छा न्यूज, मार्केट में अच्छी प्राइसेस नहीं है, अगर मार्केट किसी की वजह से गिरावट खाता है, तो आपको कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए आपको अपना निवेश की हुई रकम आपको कम होते हुए भी दिखाई देगी। तो ये तो पहला मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट इसमें एक फर्क था, डिफरेंशिएशन था, जो हमने पता किया बचत और निवेश के बारे में। दूसरा, आपने कहा कि एक बड़ी अमाउंट बना सके। अब बड़ी अमाउंट, हम छोटी अमाउंट से शुरू करेंगे तो हमको दोनों चीजों का यहाँ पे देखिए एक तरह से संगम होता है। इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करती हैं, इक्विटी या बैलेंस, जैसे इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड में फिक्स, म्यूचुअल फंड में एक एलोकेशन आप करती है, तो इसेंशियली हम इसको एडवाइस करते हैं कि आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म बने रहे। मिनिमम 3 to 5 इयर्स, या 5 इयर्स से ज्यादा भी है तो भी काफी अच्छी बात है। मैं आपको एक दो अमाउंट जरूर बताना चाहूंगा, उसके बाद आपके कोई और फॉलो अप क्वेश्चन है तो भी उसके बारे में बात करेंगे। आपने बताई हुई रकम अगर 5,000 रुपीज आप किसी बैलेंस एडवांटेज फंड में, जिसमें इक्विटी और डेट की मात्रा होती है, या कोई एक प्योर इक्विटी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के द्वारा, एसआईपी जैसे आपने कहा हाउसवाइफ, और आपने काफी महीने के आमदनी और खर्चा, इन दोनों का भी जिक्र किया। मेरे ख्याल से देखा जाता है कि जी अमोल, आपकी समझाइश तो बहुत अच्छी है, मेरे साथ साथ बाकी बहुत दर्शकों को समझ में भी आ रही होगी। शालिनी से मुझे समझना है कि वो अमोल को कितना फॉलो कर पा रही हैं। फॉलो कर पा रही। आप पढ़ती हैं बाजार को, आप समझती हैं इक्विटी डेट में क्या अंतर है, किस तरह के आप जी। मुझे एक्चुअली थोड़ा बहुत तो आइडिया है, इसीलिए मैं और इंटरेस्टेड थी थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए। हाँ, अच्छा, तो आपके पति के पोर्टफोलियो के बारे में कुछ बता पाएंगे? वो निवेश करते हैं या वो बताते हैं आपको कि आज मैंने यहाँ पैसे लगा दिए, ये लक्ष्य पूरा करने के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट रणनीति अपनाई है कुछ? वो एक्चुअली बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड या इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर मोस्टली एफडी आरडीज इसमें ही रखते हैं। बिकॉज जैसे सर ने कहा कि थोड़ा सेफ साइड रहना वो ज्यादा प्रेफर, मतलब ज्यादा वो चाहते हैं कि सेफ साइड रहें, तो वो ज्यादा वैसे उसमें रखते हैं ताकि उनका जो मेन जो पैसा उन्होंने डाला है वो पैसा एक्चुअली वो रहे, मतलब उसमें लॉस नहीं हो। अच्छा, ऐसा उनका तो मैं समझ रही हूँ कि फिक्स डिपॉजिट होगा, सोना होगा, रियल एस्टेट होगा, आरडी। हाँ, रियल एस्टेट, आरडीज, ये सब है।
चलिए, तो मेरे ख्याल से आज इस शो के बाद जो है आप उनको एक सीख अपनी तरफ से दे दीजिएगा कि अब थोड़ा थोड़ा करके इक्विटी में भी पैसे लगाइए, एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। लेकिन अमोल, अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो बचत शालिनी कर पा रही है ना, और जो इन्होंने अपने लिए लक्ष्य बताए हैं समय के अनुसार, वो कहाँ कहाँ पे इनको डालने चाहिए? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं है, जो अभी तक जवाब दे रही है मुझे लग रहा है कि ये पढ़ती हैं, समझने की कोशिश करती हैं। तो अब ये बचे हुए अपने पैसे हर माह जो बचा पाती हैं वो कहाँ कहाँ लगाएं, जरा ये रणनीति इनको बताइए, और कैसे कंपाउंडिंग का फायदा होगा? क्या फायदा होगा, सही बात है, वही मुझे जानना था कि कैसे लगा सकते हैं, किस तरह के प्लान है जिसमें डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो हम नंबर से एक बार शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने काफी नोट किया, आपने कीवर्ड शालिनी जी और आपने जो यूज किया बड़ी रकम, और कविता जी आपने कहा कंपाउंडिंग, इन दोनों का भी चलिए एक मिलाप करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 5,000 रुपए प्रति माह की रकम आप इक्विटी में लगाते हैं, और लगभग समझिए आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है जिसको 5 साल हम मान के चले, 5 साल में इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड एसआईपी के द्वारा अगर आपको 12% का सीएजीआर मिलता है, तो 5,000 रुपए की रकम वाया अ 5 ईयर एसआईपी इन इक्विटी म्यूचुअल फंड आपका वो बढ़ के लगभग 4 से 4.25 लाख रुपए हो जाता है। लेकिन ये तो हुई एक बात, 4 लाख रुपए की रकम काफी बड़ी होती है, लेकिन अभी कविता जी का जो पॉइंट है कंपाउंडिंग, इसके साथ मैं जरूर इसको जोड़ के बात करना चाहूंगा। वही 5 साल का एसआईपी अगर आपका 10 साल का एसआईपी होता है, हमें ज्यादातर क्या लगता है कि 4 लाख की रकम 8 लाख हो जाएगी, यानी लगभग डबल हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से कैलकुलेशन ये बताते हैं कि वही 5,000 का एसआईपी 5 साल की जगह आप अगर 10 साल चलाती है, तो 4-4.25 लाख रुपए की जगह वो लगभग 12 लाख रुपए, मतलब 2 गुना की जगह 3 गुना बढ़ती है। इसमें काम करता है कंपाउंडिंग, यानी चक्रवाढ़ ब्याज जिसे कहते हैं। यहाँ पे हम सीएजीआर की बात करेंगे, आपकी बढ़ी हुई रकम के ऊपर भी और आपको ग्रोथ मिलती है। तो आप 4 लाख रुपीज से लेके 12 लाख रुपीज तक का आपका एक फाइनेंशियल लक्ष्य है, गोल है, तो उसको आप जरूर हासिल कर सकती है। और आते हैं अभी प्रोडक्ट्स पे, तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके हस्बैंड नहीं चाहते और आप दोनों एक दूसरे के सलाह मशवरा करके अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो एक बात कर सकते हैं हम, जैसे कि जिसे कहा जा सकता है बेबी स्टेप्स। तुरंत आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में ना जाए, या 5,000 रुपए में 2,000 रुपीज आप बैलेंस एडवांटेज फंड में लगा सकती है, और बचा हुआ 3,000 रुपया जो आप इक्विटी फंड में भी निवेश कर सकती है। अगर ये आपको बात पसंद आती है तो फिर इसके बाद में हम स्कीम्स की भी बात करेंगे। कविता जी ने एक अच्छा कहा था कि क्या आप यहाँ तक भी फॉलो कर पाती है, और ये आपका जैसा कि आपने कहा एक बड़ी रकम जमा करनी है, तो आपको लगता है कि ये 12 लाख रुपीज एक हम 5,000 रुपए से जमा करके 12 लाख तक पहुंचेंगे, तो ये किस हिसाब से आपको मदद कर सकता है? बिल्कुल, बताइए शालिनी जी, अब तक आपको राय समझ में आई है, क्या पूछना है? हाँ, मैं एक्चुअली एक टर्म पे थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बैलेंस एडवांटेज फंड। हाँ, तो ये एक फंड की कैटेगरी है जी, उसको तो आगे चलकर समझाएंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं आपको अमोल, आपको समझ में आया है कि किस तरह आपको आगे बढ़ना है? आया। मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि किसी भी रीजन की वजह से अगर मुझे इन बिटवीन, अगर मैंने एक 5 साल का इन्वेस्टमेंट एक्चुअली किया, लेकिन कुछ भी ऐसा सर्कमस्टांसेस आ गए और मुझे वो पैसे बीच में अगर लेने हैं, तो ऐसा कुछ लॉक इन पीरियड रहता है या कुछ ऐसा रहता है क्या म्यूचुअल फंड में? बताएंगे आपको। उससे पहले आपको पता है कि खाता कहाँ खोलना होगा, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का जरिया क्या है शालिनी? एक्चुअली आई थिंक डीमैट अकाउंट वगैरह कुछ करना रहता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अमोल इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आगे का रास्ता पता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए तो कदम उठाना पड़ेगा। सही बात है, जी, सही बात है। बताइए। तो चलिए, इसको हम कहते हैं, हमारी भाषा में कहते हैं इसको ऑपरेशनल, क्या आपको आगे जाके करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको म्यूचुअल फंड का केवाईसी करना पड़ेगा। आप किसी भी म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड के आरटीएस जो होते हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, उनकी वेबसाइट पे जाके आप अपना म्यूचुअल फंड केवाईसी कर सकती है। 99% अगर आपका आधार, मोबाइल, ओटीपी, ये सारी चीजें अगर ठीक ठाक है, तो आपका 99% या 100% ऑनलाइन, 100% डिजिटल केवाईसी भी हो सकता है। ये तो होता है पहली स्टेप, ऑपरेशनल एस्पेक्ट। और दूसरा ऑपरेशनल एस्पेक्ट ये है, आप जैसा कि हमने कहा केवाईसी के लिए आप किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाइए, या केवाईसी के लिए आप किसी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट पे जाइए। अब जब एक्चुअल आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब आप या तो आप अपना स्टडी डेवलप कर सकती है। कविता जी आपको बार बार अगर मौका देती है, तो आपको हर साल में आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा इतना मौका इतनी आसानी से नहीं मिलता है, तो आपको एक एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इनकी आपको सलाह लेनी पड़ेगी। और
लास्ट पॉइंट होता है एक्चुअल एग्जीक्यूशन। केवाईसी भी हो गया, आपने अपने स्टडी से या डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर की मदद से स्कीम भी आपने सिलेक्ट कर ली। तीसरा होता है एक्चुअल आपको शुरुआत करना। तो वो शुरुआत आप कर सकते हैं, कोई भी एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म होता है, जैसे इंडस्ट्री का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज नाम से है, या आपका डिस्ट्रीब्यूटर, उनके भी अपने प्लेटफॉर्म होते हैं। वहां पे जाके आपको सबसे पहले बैंक मैंडेट रजिस्टर करना होता है। बैंक मैंडेट अगर मैं बिल्कुल आसान तरीके से अगर समझाऊं, तो आपने अगर कोई लोन लिया है तो हर 5 तारीख को, हर 10 तारीख को, जैसे कि आपका ईएमआई चला जाता है, आपको कोई नेट बैंकिंग, कोई हर साल हर महीने चेक डीडी नहीं देना पड़ता। उस हिसाब से आपका एसआईपी जाने के लिए बैंक मैंडेट रजिस्टर करके आपका एसआईपी शुरू होगा। तो ये तो होते हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स। कविता जी ने बहुत अच्छा कहा कि अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। और ये होने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आपका था, जो बैलेंस एडवांटेज। कविता जी, क्या समय है हमारे पास, हम बैलेंस एडवांटेज भी एक आध मिनट में इनको बता सके, 1-2 मिनट में? बिल्कुल, संक्षिप्त में बताइएगा और फंड्स के नाम दीजिएगा, और क्योंकि उसके बाद आपके लिए और भी कॉलर्स हैं जो फोन लाइन पे इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। अमोल जी, तो अगर बैलेंस से और इक्विटी से शुरू करना है तो मैं आपको 2 तरीके की सलाह दे सकता हूं। एक, अगर आप बैलेंस फंड में देखती हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज, ये आप स्कीम का एक नाम ध्यान में रख सकती है। और अगर प्योर इक्विटी में जाना है, या उसमें लार्ज कैप मिड कैप काफी तरह का डिफरेंस होता है, मिड कैप की अगर एक मैं सलाह आपको दूं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आप निवेश कर सकती है। ये तो स्कीम्स बताई हमने। और लास्ट पॉइंट, बैलेंस एडवांटेज क्या होता है। बैलेंस की अगर आप नाम से पता करें तो सबसे उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है बैलेंस, जिसमें डेट और इक्विटी दोनों तरह के एसेट क्लासेस में फंड मैनेजर, एक्सपर्ट फंड मैनेजर जो होते हैं वो निवेश करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मार्केट काफी दूरी तक चला जाता है, मार्केट की काफी वैल्यूएशन बढ़ जाती है, तो फंड की जैसी स्ट्रेटेजी होती है, जैसे एक स्ट्रेटेजी होती है बाय लो सेल हाई, तो फंड का अगर मार्केट का वैल्यूएशन काफी हद तक बढ़ जाता है तो इक्विटी का कंपोनेंट कम करके, जिसे हम दूसरी भाषा में प्रॉफिट बुकिंग, कि जितना उसमें फायदा आ चुका है उतना फायदा वो शेयर्स बेच के वो फायदा डेट में निवेश करते हैं, जिस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक तरह से फायदा वो प्रोटेक्ट हो गया। अगर मार्केट आगे जाके गिरता है, मार्केट का ऊपर जाना नीचे आना मार्केट का स्वभाव है, तो इनवेरिएबली अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बाद में वो नीचे भी आएगा और फिर से ऊपर जाता है। अल्टीमेटली दैट इज हाउ इट बिहेव्स। सो बैलेंस एडवांटेज फंड इज अ फंड जो डेट और इक्विटी दोनों में निवेश करते हैं, और मार्केट के वैल्यूएशन के अनुसार डेट और इक्विटी का परसेंटेज जो है, जिसमें कम ज्यादा बढ़त करके आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न देने का फंड मैनेजर का प्रयास होता है। तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड आप एक स्टेपिंग स्टोन की तरह, अगर आपने आज तक सिर्फ बचत की है और निवेश इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप इससे शुरुआत जरूर कर सकते हैं। चलिए, आप इनको फटाफट नाम बता देंगे, और शालिनी आप फंड्स के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। जी, बैलेंस फंड में मैंने कहा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, आप इसकी तरफ, ये स्कीम जरूर आप इसका विचार कर सकती है। और अगर प्योर इक्विटी में जाना है, जैसे मैंने आपको बताया, एसेट एलोकेशन काफी जरूरी होता है। आपने बताया आपका रियल एस्टेट में निवेश है, आपका सोने में निवेश है, अगर आपका फॉर्मल सेक्टर में आपके पति की अगर जॉब है तो उनका शायद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ डिडक्शन। तो एक एसेट एलोकेशन के अनुसार भी आप इक्विटी में, प्योर इक्विटी में करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में भी आप एक 2000 प्लस 3000 ऐसा एक 5000 का आप ब्रेकअप करके निवेश कर सकते हैं। चलिए शालिनी, यहाँ पर पूरी तरह से हमने कोशिश की है कि आपकी निवेश प्लानिंग की जाए। बस अब इंतजार है आपके कदम उठाने का, और उम्मीद करते हैं कि आप निवेश के सफर में बनी रहेंगी और ये शो लगातार देखती रहेंगी और अपने सवाल भी हम तक पहुंचाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला शालिनी और इस शो में आपने शिरकत की। आगे बढ़ते हैं, और अमोल के लिए हमारे साथ हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहिंदर साहब फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? आई एम फाइन मैडम, आप बताओ कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। बताएं, आपने अपना सवाल भेजा हमें, तो बताइए। आप डिफेंस से रिटायर्ड हैं, ओके, और आप 4 साल से निवेश कर रहे हैं। रिटायर्ड हूँ मैम, और अभी मेरा कुछ पैसा एसबीआई मिड ड्यूरेशन में लगा हुआ था 4-5 साल से, मीडियम ड्यूरेशन में, लेकिन अभी 2 साल से तो उसका बिल्कुल जो रिटर्न आ रहा है वो कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने कितने पैसे लगाए हैं सर? और मुझे ये बताएं कि अभी तो आपका महीने का खर्च शायद पेंशन से आप पूरा कर रहे होंगे, लेते हैं मैडम, है ना? लेते हैं पेंशन से, यस मैम। तो अब ये जो आपने पैसे लगाए हैं इस फंड में सर, ये कोई खास मकसद से लगाए हैं क्या, कि सिर्फ इंटरेस्ट कमाने के लिए? नहीं, अभी तो ये मैडम था, उस टाइम नए नए आए थे, इतना आइडिया था नहीं, तो उस टाइम तो 2 साल तक 3 साल फंड ने ठीक काम किया। उसके बाद तो फिर वो बैंक में गया था, बैंक वालों ने सलाह दे दी, बैंक मैनेजर ने,
यहाँ लगाओ, किस लिए एफडी में डाल रहे हो? तो मुझे बताइए ये कि था आप रिस्क ले सकते हैं क्या? आप इस निवेश को 5 या 7 साल तक रख सकते हैं इन पैसों को? हाँ, 5 साल तक तो मैडम कोई दिक्कत नहीं। कितनी राशि होगी सर? 15 लाख है। 15 लाख है ना? पूरा निवेश एक Yes, साथ कर ma'am. दिया था क्या? हाँ, पूरा एक साथ किया था मैम। अच्छा, चलिए। और 5 साल आप कम से कम रख सकते हैं ना? यस, ठीक है। मिनिमम 5 कोई साल रखते हैं। तुरंत जरूरत तो नहीं होगी 5 साल के बाद? नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं मैम। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने कहा आप रिटायर हो गए, सर कर क्या रहे रिटायरमेंट में? क्या क्या प्लानिंग है? आपने किस तरह से रिटायरमेंट प्लान किया था कि ये घूमना फिरना कुछ हो रहा है? कैसे बिता रहे हैं अपना समय? नहीं मैडम, घूमना तो पूरा वो ड्यूरिंग सर्विस है, पूरा ऑल इंडिया तो घूम लिए पोस्टिंग अच्छा, ट्रांसफर में। हाँ वो तो है ही बात, हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। अमोल बताएं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा इनको हम इक्विटी की ओर क्या ला सकते हैं निवेश के लिहाज से? कविता जी, इसमें एक बात जो मैंने यहाँ तक अभी तक नोटिस की है कि उनको हर महीने की जरूरत के लिए उनके पास पेंशन है, तो ये निवेश लंबे अरसे के लिए कर सकते हैं। तो जरूर आपके सवाल का अगर सीधा जवाब देना है तो इक्विटी में हम जरूर निवेश कर सकते हैं। इनफैक्ट महेंद्र जी, एक बात जरूर बताना चाहूंगा, आपने लगभग 4 से 5 साल के लिए निवेश किया है। ये एक हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इसको जरूर होराइजन कहूंगा, और आप शुरुआत से भी इसमें आप निवेश कर सकते थे इक्विटी में। दूसरा मुद्दा यह है कि बैंक मैनेजर ने आपको बताया, जाहिर है आपके अच्छे के लिए बताया होगा, लेकिन इसमें हमको थोड़ी एक बात समझनी पड़ेगी। एक होता है जेनेरिक एडवाइस जो आपके लिए स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी अगर हम देखते हैं विच इज द टॉप परफॉर्मिंग फंड, तो टॉप परफॉर्मिंग फंड कोई भी हो, लेकिन वो हर व्यक्ति के लिए एक अच्छा काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। बिकॉज किसी को 6 महीने में पैसे चाहिए और कोई रिटायरमेंट के लिए 20 साल के बाद में पैसा यूज करने वाला है। तो उसको मद्देनजर देखते हुए अगर आपके लिए अगर पर्सनलाइज कुछ अगर हम प्लानिंग करने की कोशिश करें तो आप इक्विटी में जा सकते हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस गेस्ट के साथ अगर बात सुनी है तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आया होगा, लॉन्ग टर्म की वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव जरूर आएगा, और ये एक तरीका है जिससे आप ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। आपने जो मीडियम ड्यूरेशन फंड की बात की, अब पुरानी चीजों में क्यों जाना, लेकिन मैंने एक नोट की वहां पे कि पिछले 3 साल अच्छा रिटर्न आया, पिछले 1-2 साल से अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा है। इसमें आपको एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल भी होती है, वो समझनी पड़ेगी। अगर बहुत शॉर्ट में अगर बताऊं तो जैसे इंटरेस्ट रेट्स अगर ऊपर जाते हैं तो आपके पास मीडियम या लॉन्ग ड्यूरेशन के फंड्स है, तो उसमें आपको कम फायदा होगा, बिकॉज जिसमें मार्क टू मार्केट लॉसेस जो कहा जाता है, शायद आपने अपने क्वेश्चन में बताया भी कि रिटर्न कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे या कम हो रहे हैं। तो चलिए इक्विटी में फिर से आते हैं। इक्विटी में आप 2 तरीके से निवेश कर सकते हैं। एक तो आप लमसम, लेकिन आपकी ज्यादा अमाउंट को ध्यान में रखते हुए, और मार्केट का एक वैल्यूएशन जिसको मैं अभी एक कंप्लीटली चीप मार्केट वैल्यूएशन नहीं है, फेयरली वैल्यूड मार्केट में कहूंगा इसे, आप भी बैलेंस फंड में, बैलेंस एडवांटेज फंड में और इक्विटी में आप निवेश कर सकते हैं। 2 तरीके जो मैंने बात की, एक तो होता है जिसमें आप लमसम, जो आपकी पूर्ण अमाउंट है, संपूर्ण अमाउंट है, वो अमाउंट को आप परसेंटेज में ब्रेकअप करके लगा सकते हैं, या तो एक एसटीपी नाम का एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है जिसे भी आप यूज कर सकते हैं। सिस्टमैटिक ट्रांसफर समय कम है अमोल, आप संक्षिप्त में इनको फंड के नाम बताएंगे? जी, ये बैलेंस एडवांटेज फंड से अगर आप शुरू करना चाहें तो मेरा पहला फंड का रिकमेंडेशन जो था अभी भी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड आप जरूर देखिए। और उसके बाद में थोड़ा आपका पेंशन की वजह से आपको मंथली रिक्वायरमेंट नहीं है, या तुरंत आपको, कविता जी ने भी आपसे एक सवाल का जवाब पूछा है, आप एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी में और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये आप इक्विटी में, प्योर इक्विटी में ये फंड्स देख सकते हैं। ये 3 फंड्स के साथ ये एक काफी आपकी अच्छी जर्नी अगले 5 साल तक रह सकती है, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो आपने हमें अभी बताया, वो लॉन्ग टर्म में आपको जरूर मार्केट में यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। आपने लाइफ में और सर्विसेज में काफी उतार चढ़ाव जरूर देखे हैं, वही उतार चढ़ाव उसी तरीके से मार्केट में भी होते हैं, और हमको डटे रहना है। बिल्कुल, और कोई एक सेटबैक आता तो उससे हमको डर के पैसा नुकसान में निकाल के, या फ्लैट 15 लाख डाला, 1.5 साल के बाद मार्केट डाउन हुआ और फिर 15 लाख लेके हम वापस चले गए, नेट हमको रिटर्न नहीं मिला, इस किसी होने से हमको बचना है। चलिए, तो यहाँ पे कुल मिला के आपको समझाइश दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिंदर जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। आगे बढ़ेंगे, अमोल कोशिश करेंगे कि हम संक्षिप्त में जवाब दें, क्योंकि बहुत दर्शक है जिनके सवाल हमें लेने हैं और समय की हमारे पास कमी है। शशि कुमार साहब फोन लाइन पर है, इनकी उम्र 58 साल की है। और सर नमस्कार, क्या हाल चाल? नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मेरा क्वेश्चन आपके पास में है। बिल्कुल। शशि कुमार उद्धानी, 56 एज है मेरी जी।
और मुझे म्यूचुअल फंड 5 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और SWP के लिए, और मैं कितना अमाउंट निकालूं और तो मेरा ओरिजिनल अमाउंट भी वहाँ पे सेफ रहे। ठीक है, आप कितना निकालना चाहेंगे? आपको 5 लाख रुपए लगाने हैं। मेरा 5 लाख हमेशा ओरिजिनल पड़ा रहे जैसे। आपको अभी 5 लाख रुपए लगाने हैं ना? हाँ, 5 लाख लगा। और कैसे लगाऊं? सब एक साथ लगा दूं या एक लाख? कितने समय के लिए लगाने होंगे ये, और ये आपको पैसों की जरूरत? मैं मुझे SWP मतलब चाहिए, मुझे सर्टेन अमाउंट मेरे को मिल जाए हर महीने। चलिए अमोल बताएं। बहुत ही मैथमेटिकल सवाल है, बिल्कुल नंबर ओरिएंटेड सवाल है, तो इसका बिल्कुल संक्षेप में अगर आपको मैं जवाब दूं, अगर आप ये पूरा का पूरा पैसा डेट फंड में लगाते हैं तो आज की तारीख में 3 to 5 इयर्स, जिसे शॉर्ट टू मीडियम टर्म मैं कह सकता हूँ या मीडियम टर्म कह सकता हूँ, उसमें आपको डेट में लगभग 6 से लेके 7% के आसपास तक का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेट यानी फिक्स्ड इनकम, जिसमें आपको इक्विटी मार्केट शेयर में कोई इन्वेस्टमेंट निवेश नहीं होगा, क्योंकि आपकी बातों में मैंने एक जरूर बात सुनी है कि मेरा अमाउंट, मेरा जो मूल रकम है वो सेफ रहे। तो सेफ्टी को देखते हुए डेट में आप निवेश कर सकते हैं। 6-7% रिटर्न अगर आप ध्यान में इसको रखें तो लगभग आपका 5 लाख रुपए के हिसाब से 30,000 रुपीज पर एनम का गेन आता है। SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान मंथली बेसिस पे अगर आप करेंगे तो एक सिंपल 30,000 रुपीज पर एनम है, तो 2,500 का आप इसमें से SWP कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्योर सेफ्टी फंड में आपका एक पैसा रहेगा। आपकी मूल रकम में कोई भी आपको ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं, इक्विटी की तरह की वोलेटिलिटी नहीं दिखेगी। नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ ये नंबर ओरिएंटेड सवाल है। दूसरा भी एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप इसमें डेट और इक्विटी की कंबाइंड स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, जो बैलेंस एडवांटेज हमने इस एपिसोड में काफी उसकी बात की है। लकीली आज सवाल भी ऐसे आ रहे हैं, कोई न्यू इन्वेस्टर है, किसी को सेफ चाहिए, आप रिटायर्ड है, तो एक बैलेंस एडवांटेज काफी लोगों के लिए एक सोल्यूशन ये काम कर जाता है, जिसमें मैं पास्ट परफॉर्मेंस और इक्विटी कंपोनेंट होने की वजह से जो ग्रोथ मिलती है, मैं आपको लगभग बता सकता हूं, इसमें आप एक कंफर्टेबली 9% का, लेकिन 5 इयर्स का पक्का अगर आप मान के चले तो 9% का SWP करेंगे तो लगभग आपको महीने का 3,750 रुपीज का SWP कर सकते हैं। आपको जरूर 5 साल या उससे ज्यादा तक इस फंड में बने रहना पड़ेगा। इक्विटी की वजह से थोड़ी SWP कर सकता हूँ मैं इमीडिएटली? जी आप कुछ पूछ रहे हैं, बताइएगा। हाँ, मैं इमीडिएटली SWP कर सकता हूँ या मुझे 5 साल बाद में SWP करना पड़ेगा? कब करूँ SWP? नहीं, हाँ, मेरे ख्याल से ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से इमीडिएट SWP भी कर सकते हैं, 5 साल के बाद, 1 साल के बाद, कोई ड्यूरेशन का ऐसा लिमिट नहीं है म्यूचुअल फंड में। और स्पेशली बैलेंस एडवांटेज फंड में काफी एक प्रोडक्ट का फीचर भी आपने जाने अनजाने में इसका जिक्र किया है शशि कुमार जी। बैलेंस एडवांटेज फंड, ज्यादा से ज्यादा बैलेंस एडवांटेज फंड, मूल रकम जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसके 10% की रकम 1 साल में आप निकाले तो उसमें एग्जिट लोड भी नहीं चार्ज किया जाता। ये आपकी तरह रिटायरीज और जो जिसे कहते हैं टेस्टिंग द वाटर्स, मतलब जिसे इक्विटी में निवेश करने की जो आप शुरुआत कर रहे हैं या आपको बैलेंस एडवांटेज से शुरुआत करनी है, तो आपका 9 या 10% पर एनम विड्रॉल में आपको कोई एग्जिट लोड भी नहीं चलेगा। इन शॉर्ट एग्जिट लोड तो नहीं लगेगा, तो अमोल ऐसे में एग्जिट लोड तो नहीं लगेगा, लेकिन इन पर टैक्स का किसी तरह का इम्प्लीकेशन? कविता जी, अगेन ये काफी अच्छा मुद्दा आपने यहाँ पे उठाया है। 1 साल के अंदर वाला जो आपका SWP होगा उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, 9% के या 3,700 रुपीज के हिसाब से आपका मूल SWP पूरा का पूरा होने वाला है 50,000 रुपीज पर फर्स्ट, 45,000 रुपीज इन फर्स्ट एनम फर्स्ट ईयर। उसमें आपका गेन काफी कम मात्रा में रहेगा और उसमें 15% अगर आप फर्स्ट ईयर में टैक्स देना पड़ता है तो वो एक आप मान के चलिए कि टैक्स से कोई बच नहीं सकता। लेकिन गुड न्यूज स्टार्ट्स फ्रॉम 366 डेज। जैसा ही आपका 1 साल कंप्लीट हो गया, आपको शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और जैसा कि आप अगर शशि कुमार जी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो काफी ये अच्छा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। फर्स्ट 1 लाख रुपी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न्ड वाया इक्विटी इज टैक्स फ्री। तो जब आपका SWP ही खुद ब खुद 45,000 या 50,000 रुपए से कम है तो आपकी उसमें से कैपिटल गेन भी 1 लाख रुपए से काफी कम होगा। और 366वें दिन से दूसरे साल के शुरुआत से आपको लाइफ टाइम तक, अगले 4, 5, 10 साल आपको इसमें कोई भी टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जिसे आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा 3,750 आपका टेक होम हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो शशि जी कुछ और पूछना है आपने? या 1-1 लाख करके करूं? कैसे करूं? 5 लाख जमा कैसे करूं?
मेरे हिसाब से अगर आप डेट फंड में जाते हैं, जो हमने पहला ऑप्शन दिया था आपको, आप इसमें जरूर निवेश पूरा का पूरा अमाउंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इक्विटी का कोई इसमें निवेश, शेयर बाजार का कोई निवेश इसमें नहीं होता है, तो आपको काफी ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखनी पड़ेगी। हालांकि ये जरूर समझ लीजिए आप, डेट में भी एक तरह की वोलेटिलिटी होती है, डेट मार्केट के अनुसार होती है। लेकिन 5 साल के लिए यील्ड्स, जैसा कि मैंने आपको 6.5-7 के आसपास बताया, यील्ड्स तो लगभग 7-7.5 है। उसमें से फंड्स के रनिंग एक्सपेंसेस भी अगर आप छोड़ते हैं, तो ये समय आपको लमसम निवेश करने के लिए अच्छा है, डेट में भी। और अगर आप बैलेंस एडवांटेज में जाते हैं, तो वहां भी मेरे हिसाब से ज्यादातर बैलेंस एडवांटेज फंड, जो एक मैंने अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का रेकमेंड किया, वो 40% से भी कम उसमें इक्विटी की मात्रा है। तो आप 1-1 लाख करने की मेरे हिसाब से इतनी जरूरत नहीं। मार्केट ने लगभग 5-10% का करेक्शन भी देखा है। एकदम आप 62,000 के सेंसेक्स पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आज। तो कुल मिला के आप एक लमसम मात्रा में भी कर सकते हैं। 1-1 लाख करके 5 महीने आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। चलिए शशि कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना सवाल हमें भेजा और इतने विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी है अमोल ने। लेकिन हमें अगले दर्शक की ओर बढ़ना पड़ेगा। मनीष मुखर्जी फोन लाइन पर है। नमस्कार मनीष, बताएं क्या सवाल है। हाँ मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ET Now सर्विस फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल भेजा। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरा MA पोर्टफोलियो जो है मैंने शेयर किया ऑलरेडी जी। तो उसमें मैंने SIP करता हूँ हर महीना। बिल्कुल। और उसके अलावा मैडम मैं एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास NPS Tier 1 इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। और Tier 2 में भी मैं 3,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैडम। ठीक है। और PPF में भी 3,000 पर मंथ, एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो मेरी गर्ल चाइल्ड के लिए, उसमें भी 2,000 पर मंथ मैं ये करता हूँ। ठीक है। SIP। ठीक है। तो मैडम ये फंड सिलेक्शन जो फंड मैं भेजा हूँ, ये कैसा है, मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए? ये मैडम पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये मैडम, अगर एडिशनल कुछ SIP करना है तो कौन सा फंड में मैं कर सकूँ मैडम? चलिए, एडिशनल तो मेरे ख्याल से आपके पास 7 फंड आपने ऑलरेडी ले रखे हैं और फंड अपने आप से बहुत अच्छे हैं, रेपुटेशन है हालांकि। लेकिन मुझे ये बताइए, लॉन्ग टर्म का तो मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी हो सकता है ना। तो मनीष जी, आप कितने सालों तक निवेश करना चाहते हैं? हमें साल की अवधि दीजिए। और अगर मैडम मिनिमम 15 ईयर्स। 15 साल में इस पूरे निवेश पोर्टफोलियो का मकसद क्या है? आप क्या चाहते हैं इस पोर्टफोलियो से? एक्चुअली मैडम मेरा यह कि वेल्थ ग्रो करना है मैडम। तो वेल्थ ग्रो कहाँ तक ग्रो करनी है? उसकी भी कोई सीमा नहीं होती है। एक्चुअली मैडम कुछ टारगेट सेट किया नहीं मैडम। जैसे मैं पहले एक्चुअली 7,000 8,000 करता था। हाँ। अभी मैडम थोड़ा सा बढ़ा के उसको मैंने 10,500 किया हूँ। तो ऐसे मैडम, अगर आपकी शादी हो चुकी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आप इकट्ठा कर रहे हैं कि आपके पास पैसा रहे जब जरूरत हो? हाँ, अभी तक मैडम उतना तो टारगेट ये किया नहीं मैडम, सोचा नहीं मैडम। चलिए ठीक है। तो फिर ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है मैडम। अगर निवेश राशि कितनी बढ़ाएंगे आप? सॉरी मैडम, निवेश राशि कितनी बढ़ाएंगे? हर साल मैडम 1,000 या 2,000 करके मैं इंक्रीज कर सकता हूँ मैडम। ठीक है। चलिए, तो अमोल, वैसे तो इनके पोर्टफोलियो में 7 फंड हैं, लेकिन कम किए जा सकते हैं क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि कम फंड हो उतना बेहतर होगा, ट्रैक करना आसान होता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि एक फंड के अंदर इतना सारा एक्सपोजर होता है स्टॉक्स का, तो ज़्यादा फंड रखने पे डुप्लीकेशन भी हो जाती है, तो उसका रिटर्न के लिहाज से आपको फ़ायदा होता नहीं है। तो अमोल, पहले तो आप ये मुझे बताएं कि किन फंड्स में से इनको निकल जाना चाहिए और क्यों उसमें से निकलने की आप सलाह दे रहे हैं? जी मानस जी, सबसे पहला तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो आपने ये इक्विटी स्कीम, जैसे कविता जी ने भी कहा, काफी अच्छी चूज की है। उसमें से मैं कौन से निकालना है, मैं आपको दूसरी तरह से जवाब देता हूँ। कौन से फंड पे आप फोकस कीजिए। मेरे हिसाब से 7 फंड आपके ठीक है, लेकिन उसमें से आप फोकस जरूर रखिए। फोकस यानी अगर आप कंसोलिडेट करना चाहें, आपके देखिए 10,500 रुपए का पर मंथ का SIP है, जिसके लिए 7 स्कीम काफी ज्यादा है। आप इसमें से 3 स्कीम रख सकते हैं, और वो मेरा चॉइस रहेगा 3 स्कीम्स के लिए। आप एक कैनरा बैंक की आपकी लार्ज कैप स्कीम है, ब्लू चिप स्कीम है, वो आप रखें जरूर। दूसरा PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है आपका। एक मिड कैप में आपका, लार्ज कैप होने के बाद में एक मिड कैप भी आप रख सकते हैं। और तीसरा पारस्परिक फ्लेक्सी कैप जो स्कीम है, वो भी आप एक, इसमें आप फोकस कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। 7 में से बची हुई 4 स्कीम को आप समय रहते हैं, टाइम देते हैं, अपने सारी 10,500 रुपए के SIP इन तीनों में कंसोलिडेट करें।
और एग्जिट लोड और टैक्सेशन का, जैसे कि हमने पिछले सवाल के जवाब में भी एक टैक्सेशन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसका ध्यान रखते हुए इन 3 फंड्स में आप कंसोलिडेट करें। छोटी वैसे देखा जाए तो पूरे पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको ये 7 फंड की जरूरत नहीं है। दीज 3 फंड्स आर माय चॉइसेस। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। कोई सवाल और पूछना है आपने? मैडम एक्चुअली मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप मैडम, ये फंड में क्या करूं मैडम, थोड़ा सा इसमें, क्योंकि इसमें बहुत दिन से ये तो कैटेगरी का ही इशू है। आपने इसमें निवेश कर रखा है ना, क्योंकि अमोल फंड अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं। मानस जी, अगर आप पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो ये फंड के भी मैं थोड़ा स्टेप असाइड करना चाहूंगा। और पिछले 1 साल में आपने देखा होगा लास्ट अक्टूबर में मार्केट ने लगभग 62,000 या निफ्टी में 18,600 की ऊंचाई हासिल की थी, लेकिन वही निफ्टी आज 18,600 की जगह 17,200 के आसपास है। तो मार्केट हैज बीन डाउन। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन जैसे कि आपने कहा 15 साल, तो इन तीनों फंड में मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखे बिना अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये तीनों फंड में आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। मानस जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज मुखर्जी, सवाल पूछा आपने। ब्रजेश कुमार साहब का अगला सवाल मैं लूंगी, फोन लाइन पर हमको नहीं मिल पा रहे हैं और इनका सवाल हालांकि अमोल आपके पास होगा। इन्होंने एसआईपी शुरू कर रखी है 10,000 रुपए की 5 फंड्स में। पराग पारे का फ्लेक्सी कैप है इनके पास, एक्सिस का ब्लू चिप है, एसबीआई फोकस्ड है, एसबीआई का स्मॉल कैप भी है, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड भी है। और एक्सिस ब्लू चिप की परफॉर्मेंस से ये परेशान है। लगातार हम कई दिनों से लार्ज कैप्स को लेकर खास पेशकश भी लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे हमने विस्तार से चर्चा की है कि इस पूरी कैटेगरी में क्या दिक्कत हो रही है और किस तरह से इन्वेस्टर्स नाखुश हैं। लेकिन निवेश पोर्टफोलियो की मौजूदा वैल्यू ये बता रहे हैं 8,30,000 रुपए है और अब इनको 30 लाख रुपए चाहिए 8 साल के बाद इस पोर्टफोलियो से। तो बताएं अमोल, क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ब्लू चिप के बारे में जो आपने कमेंट कहा, जो हमने इस शो में पहले भी बात की है, अगर आप 1 साल 1.5 साल का रिटर्न देखेंगे तो लार्ज कैप क्या मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में रिटर्न नहीं है। मार्केट का थोड़ा वोलेटाइल फेज चल रहा है। कोरोना के बाद में हमने वन वे रैली देखी, तो ये सारे दर्शक इस बात को जरूर समझ ले कि वो वन वे रैली जो 40, 60, 80% रिटर्न आपका 1 साल में बनता है, वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं बनता। एवरी राइज इज फॉलोड बाय अ डिप। तो ये तो ब्लू चिप के लिए और ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से ये पहली बात होगी। और दूसरी बात ये मैं जरूर कहूंगा कविता जी की 8 लाख रुपए से 30 लाख, मतलब लगभग ये चाहते हैं कि इनकी राशि 4 गुना हो जाए। अगर एक सिंपल रूल ऑफ 8 साल में, वो भी अगर एक सिंपल रूल ऑफ 72 की हम बात करें तो आपको पहले 8 लाख से 16 लाख पे जाना पड़ेगा, यानी पहले एक बार आपको डबलिंग करनी पड़ेगी, डबलिंग होनी पड़ेगी पोर्टफोलियो में, और 16 की और एक बार डबलिंग होगी तो जाके आप 32 यानी 30 लाख के आसपास आप थोड़ा ज्यादा तक पहुंच सकते हैं। तो आपको 8 साल में 2 डबलिंग चाहिए तो 4 साल में आपको 1 डबलिंग चाहिए। और रूल ऑफ 72 के हिसाब से 72 डिवाइड बाय 4 में करता हूं तो लगभग 18% का इसमें सीएजीआर लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये काफी एग्रेसिव टारगेट है। अगर मैं आपको बताऊं 12%, मार्केट का वैल्यूएशन भी थोड़ा चीप अभी हो चुका है, अगर मैं 12% का एक सीएजीआर पकड़ता हूं तो मेरे हिसाब से आपको 5.5 से 6 साल के दरमियान आप एक कह सकते हैं कि आपकी राशि दोगुना हो सकती है और अनदर 2 इयर्स में अनदर 20-25% इसमें जंप होता है। तो मेरे हिसाब से लगभग 20 लाख रुपीस ये आपका टारगेट 18 to 20, 19 to 20 लाख रुपीस ये अचीवेबल है 12% सीएजीआर के हिसाब से। लेकिन अगर आप 30-32 लाख रुपए चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये एग्रेसिव है और आपको शायद इसमें डिसअपॉइंट होना पड़ सकता है आगे जाके, ये मेरा कैलकुलेशन कहता है। चलिए, तो ये जवाब ब्रजेश कुमार जी को। इसी के साथ अमोल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की सहायता की है। लेकिन हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार हमारी खास पेशकश दिवाली से दिवाली तक में जो कि हम आज से शुरू कर रहे हैं, आपको बताएंगे कि स्टॉक्स के लिहाज से वो कौन से ऐसे स्टॉक है जो अगले त्योहारी समय यानी दिवाली तक आपका मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे खास एक्सपर्ट और साथ ही आपकी दिवाली की छुट्टियों और उसके बाद आने वाली छुट्टियों की तैयारियां भी हम कराएंगे इस ब्रेक के बाद।